हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और ये क्लास आप पिछली क्लास को लेने के बाद आए होंगे। पिछली क्लास में हमने प्राइस इंडेक्स पढ़ा था कि कैसे प्राइस इंडेक्स मुद्रास्फीति दर को निकालने में मदद करता है। हमने फिलिप्स वक्र पढ़ा था, मुद्रास्फीति का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव होता है हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम मुद्रास्फीति दर के आधार पर देखें तो मुद्रास्फीति दर के आधार पर मुद्रास्फीति मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली रेंगती हुई, इसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इसको सरीसृप भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, इंग्लिश टर्म्स आप याद रखना, क्योंकि हिंदी में जब वो ट्रांसलेशन करते हैं ना तो थोड़ा चेंज कर देते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने ये पढ़ा था, ये रेंगती हुई पढ़ा था, सरीसृप आ गया। ठीक है, तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन पहला। दूसरा क्या है? अतिस्फीति, इसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है, वर्ड जैसे सबसे क्लियर है, रेंगती हुई मुद्रास्फीति, अर्थात मुद्रास्फीति आ तो रही होती है लेकिन बहुत धीमे धीमे आ रही होती है। मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही होती है लेकिन बहुत धीमे धीमे बढ़ रही होती है, यानी वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है लेकिन बहुत स्लो मात्रा में। ये कहाँ होती है? ये सबसे ज्यादा जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये विकसित देशों में पाई जाती है, जहां मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 0 से 1% के बीच में होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है कि मांग जो होती है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही होती है। ठीक है, आपूर्ति जो होती है वो कम हो रही होती है। ठीक है, यानी जब आपूर्ति श्रृंखला में किसी प्रकार की बाधा आ जाती है तब ये मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मुद्रास्फीति की जो दर होती है वो 0 से 1% के बीच में रहती है, यानी बहुत ज्यादा आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि बेरोजगारी आएगी, कुछ नहीं ऐसा होता, यानी मुद्रास्फीति की थोड़ी आहट होती है, इसको बोल सकते हैं, थोड़ी आहट होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इसमें क्या होता है कि मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बना रहता है, और जब ये संतुलन हल्का सा डगमगाता है, यानी आपूर्ति श्रृंखला में जब किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न होता है तब इस प्रकार की मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। और ये कहां पाई जाती है? विकसित देशों में। ठीक है, जहां मुद्रास्फीति की दर बहुत कम होती है, जैसे 0 से 1% के बीच। क्यों इतनी कम होती है? क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पे डिमांड एंड सप्लाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, विकसित देशों में यहाँ इसीलिए वहां पे मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की स्थितियां बहुत ज्यादा उत्पन्न नहीं होती। ठीक है, दूसरी है अतिस्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति कब होती है? जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी 100%, 200%, इससे भी ऊपर निकल जाती है। ठीक है, यानी जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो 3 से 4 डिजिट के पार चली जाती है। 3-4% दर नहीं बोला, 3-4 डिजिट, जैसे 100%, 200%, 500%, इस तरह निकल जाती है। इसका एग्जांपल है वेनेजुला। 2016 में वेनेजुला में हाइपर इन्फ्लेशन ने आहट दी, दस्तक दी, और वो बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो गई मुद्रास्फीति की, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया कि उसने हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लिया। ठीक है, 2016 से 18 के बीच जो वेनेजुला है उसने हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया। तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होती है कि मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा कम हो जाता है, मुद्रा का मूल्य बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसे बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। तो हमने देखा कि किस प्रकार मुद्रास्फीति दर के आधार पर मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, रेंगती हुई, क्रीपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। अब अन्य चीजें देखते हैं कि और कितने प्रकार की मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार में हम पहला पढ़ते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। ये क्या होता है? देखिए, एक बास्केट होता है। ठीक है, उसमें निश्चित वस्तु और सेवाएं होती हैं, एक कलेक्शन होता है बास्केट। जैसे हमने देखा था कि थोक मूल्य सूचकांक जो होता है उसमें कितनी वस्तुएं रखी जाती हैं, मतलब वस्तुएं हैं कि सेवाएं हैं, और WPI में हमने देखा कि उसमें सिर्फ वस्तुएं हैं। तो ठीक है, तो एक बास्केट होता है, जब उस बास्केट में और एक निश्चित वस्तु और सेवाएं होंगी उसमें, तो उस निश्चित वस्तु और सेवाओं की जब कीमतों में वृद्धि होती है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, एक निश्चित बास्केट की वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है, तो उसको बोलते हैं हेडलाइन मुद्रास्फीति। भारत में CPI R+U हेडलाइन मुद्रास्फीति होती है। आप जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसमें अर्बन और रूरल दोनों को रखा गया, यानी जिसमें 299 वस्तुएं शामिल है ना। तो जो भारत में है उसमें हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? CPI R+U। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमने बताया कि एक बास्केट होता है, उस बास्केट में जो निश्चित वस्तु और सेवाएं रखी होती हैं उनके जब मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको हेडलाइन मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, उच्च मुद्रास्फीति सहित मंदी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन हमने देखा था जब उच्च मुद्रास्फीति होती है। उच्च मुद्रास्फीति का मतलब कि मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा है, यानी मुद्रा की तरलता बहुत ज्यादा है, और लोगों में कंज्यूम करने की पावर क्या है? बढ़ गई है। अब कंज्यूम करने की पावर तो बढ़ गई है, लेकिन कंज्यूमिंग के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई ना होने के कारण मुद्रा का जो मूल्य है उसमें क्या होती है? बहुत तेजी से कमी आती है, और वस्तुओं की कीमत में क्या होती है? बहुत तेजी से वृद्धि हो जाती है। तो अब क्या होगा? हमारी जो मुद्रा है उसके मूल्य में कमी आ गई और वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई। ठीक है, और मूल्य में कमी क्यों आई मुद्रा की? क्योंकि मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। यानी पहले हम एक चीज खरीदने के लिए, सपोज ये पेंसिल है, पहले इस पेंसिल को खरीदने के लिए हम 2 रुपए देते थे, अब इसको खरीदने के लिए हम 10 रुपए दे रहे हैं। तो क्या होता है? उपभोक्ता वर्ग हतोत्साहित हो जाता है, वो कंज्यूम करना कम कर देता है, और जो उत्पादक वर्ग है वो भी हतोत्साहित हो जाता है। फिर जब लोग कंज्यूम नहीं करेंगे, इस वजह से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कि वस्तु को खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, तो उत्पादक वर्ग भी अपना उत्पादन कम कर देता है और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उत्पादन कम तो बेरोजगारी बढ़ गई, उत्पादन कम तो GDP कम, समृद्धि दर कम, तो इससे क्या हो? मंदी की स्थिति आ जाती है और बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति कब होती है? जब मुद्रा के मूल्य में बहुत तेजी से गिरावट आती है, मंदी बढ़ जाती है, मंदी आ जाती है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और समृद्धि दर बहुत कम हो जाता है। इसको बोलते हैं उच्च मुद्रास्फीति सहित मंदी या स्टैगफ्लेशन की स्थिति। ठीक है, एक है श्रिंकफ्लेशन। क्या है? श्रिंकफ्लेशन, SHRINKFLATIN, श्रिंकफ्लेशन। ये क्या होता है? आपने अक्सर देखा होगा कि पहले आप साबुन की जो टिकिया खरीदते थे वो छोटी आ रही, लेकिन रेट वही है। निरमा का जो पैकेट पहले आता था वो वही है। इसका मतलब क्या होता है कि जो कंपनी होती है वो क्या करती है? वो जानती है कि हमने अगर वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर दी तो लोग इसका कंज्यूम कम करेंगे, कंज्यूम करना बंद कर देंगे, उसमें गिरावट आएगी, तो वो क्या करती है?
वस्तु और सेवा का मूल्य तो वही रहने देती है, लेकिन क्या करती है उसके आकार, उसके भार और उसकी संख्या में कमी कर देती है। ठीक है, जैसे पहले आप कोई चॉकलेट खरीदते थे, वो 30 रुपए में सपोज 30 ग्राम चॉकलेट मिलती थी। ठीक है, अब वो 30 रुपए में कितने ग्राम चॉकलेट दे रहा है? 20 ग्राम। ठीक है, तो चॉकलेट आप 20-30 रुपए ही दे रहे हैं, लेकिन उसके क्या हुआ, उसके आकार में क्या हुआ, कमी हो गई। जैसे आप पार्ले जी का बिस्किट देखते हैं, पहले उसमें बहुत ज्यादा पार्ले जी के बिस्किट होते थे, शायद 8 या 16 ऐसे कुछ होते थे। आप देखेंगे आप वो पैकेट छोटे होते चले गए, उनकी संख्या में कमी हो गई, और 2 रुपए का भी मिलता है ना। तो कंपनी क्या करती है इसमें कि जो वस्तु है उसके मूल्य में वृद्धि करने के बजाय वो क्या करती है, वस्तु के आकार, भार और उसकी संख्या में क्या कर देती है, कमी कर देती है। इसका कारण हम जानते हैं क्या होता है कि उत्पादन में लगातार जो वृद्धि होती है उसमें गिरावट होने के कारण और उत्पादन लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जब उत्पादन लागत ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि अब हमें उत्पादन लागत ज्यादा पड़ रहा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा पड़ रहा है, अब हम लोगों से वसूलेंगे तो लोग क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो हमें और नुकसान होगा। तो हम क्या करते हैं, हमें जो उत्पादन लागत पड़ रहा है, हम जो चीज पहले क्या करते थे कि हमने पेंसिल, अगर सपोज 12 इंच की जो पेंसिल है वो हम 2 रुपए में देते थे, तो हम उस पेंसिल की साइज को छोटी कर देते हैं। ठीक है, यानी खाने की चीज में आप ले लें, जैसे हमने बताया कि पहले 30 रुपए में 30 ग्राम चॉकलेट मिलती थी, अब उसने कितनी कर दी, 30 रुपए में 20 ग्राम चॉकलेट कर दी। ठीक है, तो वस्तु के मूल्य में तो वृद्धि नहीं हुई, लेकिन वस्तु के आकार, संख्या और भार में क्या होता है, कमी कर देता है। इसको बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। क्या बोलते हैं? श्रिंकफ्लेशन। एक होता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन देखिए, हम अगर मूल्य के आधार पर देखें तो वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं, एक स्थिर मूल्य वाली वस्तु और एक क्या होती है, अस्थिर मूल्य वाली वस्तु। स्थिर मूल्य वाली वस्तु मतलब ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होता। आप कल कोई कपड़ा लेने गए, आप आज देख रहे हैं, जाते ही आपने देखा कि उस कपड़े का मूल्य कल 200 था, आज 500 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। कोई भी चीज आप जैसे मार्केट में एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, एक उनके मूल्य में वृद्धि नहीं होती है ना। तो इनके मूल्य में इनमें स्थिरता होती है, एक निश्चितता होती है, एक समय, ऐसा नहीं कि अचानक से उतार चढ़ाव हो जाता है ना। तो ऐसी वस्तुएं जिनके मूल्य में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव नहीं होता, ठीक है, तो उनको बोलते हैं स्थिर मूल्य वाली वस्तु। जैसे हमने बताया कपड़े, शू, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं आप इनको ले लीजिए। ठीक है, दूसरी वो वस्तुएं होती हैं मूल्य के आधार पे जो अस्थिर मूल्य वाली होती हैं, यानी उनके मूल्य में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। पता चला जो खाद्य वस्तुएं होती हैं, पता चला आज इसका रेट कुछ है, कल कुछ और हो गया, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव हो जाता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अस्थिर मूल्य वाली वस्तुएं। तो जो कोर इन्फ्लेशन होता है वो क्या होता है, जैसे हमने देखा कि जब स्थिर मूल्य वाली वस्तुओं में वृद्धि होती है, स्थिर मूल्य वाली वस्तु में जब वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। यानी अगर हम एक डाटा के अकॉर्डिंग निकालें, कनेक्ट करें, कैसे, जैसे हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है हमारा, हेडलाइन मुद्रास्फीति CPI R+U, अगर उससे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से यानी CPI हेडलाइन मुद्रास्फीति से अगर हम खाद्य की और ईंधन की वस्तुओं को हटा दें, क्योंकि खाद्य वस्तु में आप देखते हैं बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है, ईंधन या ऊर्जा की वस्तु में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है, पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से, ऊर्जा के दाम बहुत तेजी से बढ़ जाते रहते हैं ना। तो अगर उनको हटा दें तो जो हमारा बचेगा वो क्या होता है, हमारी कोर इन्फ्लेशन, कोर मुद्रास्फीति। ठीक है, यानी कहने का इनडायरेक्टली अगर सबका सार आप बोले तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब स्थिर मूल्य वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, और कोर इन्फ्लेशन का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अर्थव्यवस्था में जो दीर्घकालिक मुद्रास्फीति दर है उसको नापना होता है, यानी जो मुद्रास्फीति दर को अधिक स्थिर बनाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये ऐसी दर नहीं होती जो आज बदली कल बदली है ना, एक समय, एक निश्चित समय होता है, या कह सकते हैं एक टाइम ड्यूरेशन कह सकते हैं, अचानक से इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता है ना। तो क्या करती है, मुद्रास्फीति दर को अधिक स्थिर बनाती है, तो ये मुद्रास्फीति दर को नापने में बहुत सहायक होती है। कौन सी, कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है हमारा अपस्फीति, डिफ्लेशन। इसको हम निम्न मुद्रास्फीति भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे हमने बोला कि निम्न मुद्रास्फीति अर्थात मार्केट में मुद्रा की आपूर्ति नहीं है, यानी तरलता ज्यादा नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, डिमांड नहीं ज्यादा करते। अब लोगों की मांग के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होती है, सतत गिरावट आती है। वस्तु और सेवाओं के मूल्य में सतत गिरावट आई, कैसे आई, मांग बहुत ज्यादा होने के कारण नहीं, मांग कम होने के कारण। और मांग क्यों कम है, क्योंकि निम्न मुद्रास्फीति की दर यानी अपस्फीति है, डिफ्लेशन है। तो इससे क्या होता है, यानी लोगों ने डिमांड कम की तो उत्पादक वर्ग हतोत्साहित होगा, तो वो उत्पादन कम कर देगा। उत्पादन कम होगा तो आप जानते हैं रोजगार नहीं इसका मतलब मिल रहा है, उत्पादन कम, जीडीपी कम, समृद्धि दर कम, रोजगार नहीं यानी बेरोजगारी बढ़ गई, आय में कमी, और इस प्रकार अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में चली जाती है, यानी डिफ्लेशन की स्थिति में अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में आ जाती है। इसको बोलते हैं निम्न मुद्रास्फीति। ठीक है, अब निम्न मुद्रास्फीति को हम दूर करने के प्रयास करेंगे तो हम एक आर्थिक नीति का प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं संस्फीति, रिफ्लेशन। हमने अपस्फीति यानी डिफ्लेशन यानी निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति देखी थी, कैसे आई थी, मांग में कमी के कारण। मांग में कमी हुई तो वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या हुई, सतत गिरावट हो गई। ठीक है, तो इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, एक आर्थिक नीति बनाई जिसका नाम क्या रखा, संस्फीति, रिफ्लेशन। इसमें अब हम क्या करेंगे, निम्न मुद्रास्फीति को ऊपर उठाएंगे, है ना। तो कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है, सरकार और जो केंद्रीय बैंक होते हैं जैसे RBI, ठीक है, ये मिलकर आपस में नीतिगत उपाय बनाते हैं, नीतिगत उपाय करते हैं। जैसे RBI क्या करता है, अपनी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। मौद्रिक नीति में कौन सी, विस्तारित मौद्रिक नीति, एक्सपेंशनरी। ठीक है, इसमें क्या करता है, वो जो लोन है उसको सस्ता कर देता है। वही सरकार क्या करती है, अपनी राजकोषीय नीति के तहत काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करती है, ठीक है, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, जिसमें वो क्या करती है, अपने करों में क्या करती है, छूट कर देती है और सब्सिडी को बढ़ा देती है। इस प्रकार सरकार और जो केंद्रीय बैंक हैं वो मिलकर आपस में क्या करते हैं, मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसमें क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। यानी संस्फीति की स्थिति में मुद्रास्फीति की जो दर होती है उसमें जानबूझकर वृद्धि की जाती है। ठीक है, RBI अपनी मौद्रिक नीति में विस्तारित मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है और सरकार अपनी राजकोषीय नीति के तहत प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। ठीक है, काउंटर साइक्लिकल फिस्कल
पॉलिसी का उपयोग करती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और टर्म जानते हैं जिसको बोलते हैं अवस्फीति। तो डिसइंफ्लेशन, अवस्फीति, ये क्या है? अवस्फीति है, अपस्फीति नहीं है। आपको बोलते हैं डिफ्लेशन और ये अवस्फीति डिसइंफ्लेशन, ठीक है। तो डिसइंफ्लेशन क्या है? ये उच्च मुद्रास्फीति से संबंधित है। जैसे अपस्फीति निम्न मुद्रास्फीति से संबंधित था, वैसे ही अवस्फीति डिसइंफ्लेशन उच्च मुद्रास्फीति से संबंधित है। अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो क्या होता है? उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति यानी रुपए के मूल्य में क्या हुई? कमी हो गई। तो अब सरकार क्या करती है? और रुपए के मूल्य में कमी हुई तो भी मंदी की स्थिति आ जाती है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आती है। आप जानते हैं जब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति होती है, यानी रुपए में क्रय शक्ति तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन क्रय शक्ति के अनुरूप जो वस्तुएं हैं उनकी आपूर्ति न होने के कारण वस्तुओं के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई। तो जो पहले थोड़ी सी चीज खरीदने के लिए हमें कम पैसे देने पड़ते थे, बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ठीक है। यानी वस्तुओं के सापेक्ष मुद्रा के मूल्य में बहुत तेजी से गिरावट आती है। तो सरकार और केंद्रीय बैंक आपस में मिलकर इसको दूर करने के लिए नीतियां बनाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? उच्च मुद्रास्फीति की दर है तो उसको क्या करेंगे? हम कम करेंगे। तो उसके लिए आरबीआई जो मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगी, कौन सी मौद्रिक नीति होगी? संकुचित मौद्रिक नीति होती है, ठीक है। और सरकार राजकोषीय नीति के तहत कौन सी नीति का प्रयोग करेगी? प्रतिचक्री काउंटर साइकिल फिस्कल पॉलिसी का उपयोग करेगी, जिसमें सरकार क्या करेगी? जो सब्सिडी है, वो जो उसमें छूट थी उसको कम कर देगी, ठीक है। ब्याज दरों को क्या कर देगी? महंगा कर देगी, ठीक है। अगर आप सरकार से लोन लेंगे तो वो क्या कर देती है? उसको महंगा कर देती है। और जो अपनी आर्थिक पैकेज है उनमें क्या करती है? कमी कर देती है। यानी अपने आर्थिक खर्च जो होता है सरकार उसमें क्या कर देती है? कमी कर देती है, बाजार में मुद्रा की सप्लाई को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी कौन सी स्थिति? अवस्फीति, डिसइंफ्लेशन, यानी उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। और इसको कम करने के लिए सरकार और आरबीआई यानी जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी नीतियों का प्रयोग करते हैं मुद्रास्फीति दर को कम करने के लिए, ठीक है। तो डिसइंफ्लेशन होता है वो अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है, यानी यहां बेरोजगारी नहीं बढ़ती क्योंकि मुद्रास्फीति उच्च थी, ठीक है। अब उसको सरकार नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है तो अब इसलिए बेरोजगारी कहां बढ़ेगी, यानी उसको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करती है। तो डिसइंफ्लेशन ठीक होता है, अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है कंपैरिजन टू डिफ्लेशन के, अपस्फीति के, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अपस्फीति या अवस्फीति दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो डिफ्लेशन, अपस्फीति में क्या होता है? वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं वो क्या होती हैं? गिरती हैं। उनकी वस्तु और सेवा की जो कीमतें होती हैं गिरती हैं, क्यों? मांग के कारण, ठीक है। और डिसइंफ्लेशन अवस्फीति में क्या होती है? वस्तु और सेवाओं की जो कीमतें होती हैं उनमें वृद्धि होती है मांग के कारण। इसमें जब मुद्रा की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, लोग कंज्यूम बहुत करते हैं, तो मुद्रा के मूल्य में कमी होने के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होती है? इसमें वृद्धि हो जाती है। तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा हम देखते हैं कि जो अपस्फीति है यानी डिफ्लेशन की जो स्थिति है वो निगेटिव भी हो सकती है, यानी यहाँ मुद्रास्फीति की तरह नकारात्मक भी हो सकती है। और ये जानबूझकर नहीं किया जाता, यानी ऐसा कोई गवर्नमेंट तो ऐसा नहीं करती कि भाई निम्न मुद्रास्फीति की दर आ जाए या फिर नेगेटिव चला जाए। ऐसी आर्थिक नीतियां हो जाती है, कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है या आपूर्ति श्रृंखला में कभी कभी बाधा आ जाती है, डिमांड एंड सप्लाई में, तो अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है, निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। तो ये दर क्या होती है? नेगेटिव, शून्य और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन जो अवस्फीति है, डिसइंफ्लेशन, इसकी जो मुद्रास्फीति की जो दर है वो कभी भी शून्य या नेगेटिव नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये उच्च मुद्रास्फीति की दर होती है, ठीक है। तो सरकार जब इसको नियंत्रित करेगी तो कभी भी उसको शून्य या नेगेटिव नहीं होने देगी, है ना। तो एक ये प्रमुख अंतर हो गए दो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारा अपस्फीति है यानी डिफ्लेशन है या निम्न मुद्रास्फीति की जो दर है वो किसके सापेक्ष लाया गया था? वो उसको दूर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? संस्फीति का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेशन का उपयोग करते हैं। निम्न मुद्रास्फीति की समस्या को दूर करने के लिए हम रिफ्लेशन का उपयोग करते हैं। और जो हमारी अवस्फीति है यानी डिसइंफ्लेशन है, ये किसके सापेक्ष लाया गया है? स्टैग्नेशन के सापेक्ष। स्टैग्नेशन की पोजीशन में बताया था, जब उच्च मुद्रास्फीति की दर होती है तो क्या होता है? बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ जाती है, मंदी आ जाती है, ठीक है। ये उच्च मुद्रास्फीति की दर होती है। स्टैग्फ्लेशन की जो स्थिति होती है, उच्च मुद्रास्फीति होती है, मंदी होती है, बेरोजगारी होती है। तो स्टैग्फ्लेशन की जो पोजीशन है, जो स्थिति है, उसको दूर करने के लिए हम अवस्फीति या डिसइंफ्लेशन को लाते हैं। वही अपस्फीति, डिफ्लेशन, वो बेरोजगारी में वृद्धि करता है तथा डिसइंफ्लेशन, अवस्फीति, ये बेरोजगारी दर में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। ये प्रमुख अंतर है अपस्फीति, डिफ्लेशन या अवस्फीति, डिसइंफ्लेशन में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम जानते हैं कि स्क्यू इन्फ्लेशन क्या है? स्क्यू, SKEW, फ्लेशन, FLATION, ठीक है। स्क्यूफ्लेशन ये क्या होता है? तो जो स्क्यूफ्लेशन होता है वो हमारा असमान या विषम मुद्रास्फीति की स्थिति होती है। अर्थात अगर इसको हम ऐसे समझते हैं कि स्क्यूफ्लेशन जो होता है वो मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों का योग होता है। मुद्रास्फीति में हम देखते हैं, उच्च मुद्रास्फीति में क्या होती है कि वस्तुओं के मूल्य में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और रुपए के मूल्य में क्या होता है? कमी आती है, ठीक है। डिमांड बहुत ज्यादा होता है सप्लाई ना होने के कारण, ठीक है। और अपस्फीति में हम क्या देखते हैं? निम्न मुद्रास्फीति में क्या देखते हैं कि मांग कम होने के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य में क्या होती है? सतत गिरावट होती है। यानी जो स्क्यूफ्लेशन है, इसको सार में चंद शब्दों में अगर हम कहें तो ऐसे कह सकते हैं कि कुछ वस्तुओं की कीमतों में तो बहुत तेजी से वृद्धि होती है, कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और कुछ वस्तुओं की कीमतें होती हैं उनमें तेजी से वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। कुछ वस्तुएं जैसे आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ठीक है, इनमें बहुत तेजी से वृद्धि आपको उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और कुछ अन्य वस्तुएं जिसमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव, जैसे खाद्य वस्तुएं या ईंधन है, ठीक है। तो यानी अपस्फीति और उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति जब साथ साथ होती है तो उसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। यानी कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और कुछ वस्तुओं की कीमतों में बहुत तेजी से गिरावट होती है, तो इसी को बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। यहाँ पे बहुत तेजी से आर्थिक असमानता देखने को मिलती है, इसलिए इसको बोलते हैं विषम मुद्रास्फीति की स्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा
संरचनात्मक मुद्रास्फीति, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये क्या होती है? जब अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमी के कारण वस्तु और सेवाओं के मूल्य में तेजी से वृद्धि होने के कारण मुद्रास्फीति आती है, तो उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। संरचनात्मक कमी जैसे आधारभूत संरचनाओं का अभाव हो गया, या कौशल विकास की कमी हो गई, या उच्च शिक्षा और तकनीकी का क्या होता है? अभाव होता है, या उच्च शिक्षा और तकनीकी नहीं होती किसी देश में, तो क्या होता है? वहां पर अच्छी उच्च क्वालिटी की तकनीकी ना होने के कारण वहां पर ये क्या होती है? आधारभूत संरचनाएं होती है, संरचनात्मक जो संरचनाएं होती हैं इनमें कमी होती है। जैसे अब अगर आप ये पेंसिल उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, अब क्या हुआ कि मेरे पास अच्छे उच्च कुशल श्रमिक नहीं है, ठीक है, अब वो इस पेंसिल को बनाते हैं, तो मैं 10 पेंसिल बनवाती हूँ और वो 5 पेंसिल बर्बाद कर देते हैं। अब क्या होगा? जो 5 पेंसिल बर्बाद हो गई हैं, अब उनका पैसा कहाँ से मैं लाऊंगी? कैसे? मैं उसको अपने पॉकेट से तो करूंगी नहीं, तो मैं जो 5 पेंसिल जो बची हैं सही, उनको महंगा कर दूंगी, उनके कॉस्ट, उनके प्राइस को महंगा करके मैं बेचूंगी, क्योंकि मुझे जो 5 बर्बाद हो गई उनका भी तो पैसा वसूलना है ना। तो यानी किसकी कमी थी? कौशल विकास की कमी थी। तो ये वस्तु और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि कर रही है। आधारभूत संरचना, जैसे कोई भी वस्तु और सेवा का हम परिवहन कर रहे हैं, आधारभूत संरचनाएं हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो लागत हमारा बहुत महंगा पड़ रहा है। अब हमारा लागत ही महंगा पड़ेगा तो हम वस्तु और सेवा का जो उत्पादन होगा उसको हम ऑब्वियसली जब मार्केट में सेल करेंगे तो महंगा करेंगे। क्यों कर रहे हैं महंगा? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ही महंगा पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, उच्च और अच्छी तकनीकी का अभाव कैसे? जैसे आप देखते हैं, आपने देखा होगा हथकरघा, ठीक है, हथकरघा से आप वस्त्र का उत्पादन करते हैं, वस्त्र का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, और वहीं आप मशीनों से आप कपड़ों का उत्पादन करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, आप देखेंगे मशीनें जो हैं उससे कई गुना ज्यादा, जो मशीन है उच्च तकनीकी है, वो कई गुना ज्यादा आपके कपड़ों का उत्पादन करके आपको दे देगी। हमने देखा कि जो उपनिवेश का समय था, कॉलोनी टाइम पीरियड था, उसमें क्या होता था? यही तो था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उन्होंने बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग की वस्तु और सेवाओं की, और विश्व में बहुत तेजी से सप्लाई की, ठीक है, और हम हथकरघे में ही रह गए, हम चीजों को थोड़ा थोड़ा उत्पादन करते रह गए। तो जो हथकरघा है, जो जहां पे वस्तु और सेवा का उत्पादन बहुत धीमे से हो रहा है, अच्छी तकनीकी ना होने के कारण, तो वो महंगा बेचेंगे, है ना। और मशीनें क्या है? मशीनों से उत्पादन कर लिया बहुत फास्ट, कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन हो गया, और क्या हुआ? वस्तु और सेवा की सप्लाई भी बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। तो जब उच्च और अच्छी तकनीकी नहीं होती हैं तो भी वस्तु और सेवा के मूल्य में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। तो इसको ओवरऑल हमने क्या बोलते हैं? इसको संरचनात्मक मुद्रास्फीति, संरचनात्मक स्ट्रक्चरल मुद्रास्फीति, यानी आधारभूत या कह सकते हैं संरचनात्मकता में जब कमी होती है तो उसको हम बोलते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति। नेक्स्ट जो है हमारा खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन। ये क्या है? यानी जब खाद्य वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने से जो मुद्रास्फीति दर में जो वृद्धि होती है उसी को हम खाद्य मुद्रास्फीति बोलते हैं। खाद्य वस्तुओं की कीमत में वृद्धि कैसे? जैसे सरकार, सपोज एक उदाहरण एमएसपी, ठीक है, सरकार ने क्या किया कि एमएसपी की घोषणा की, और क्या किया? किसी विशेष खाद्य फसल पे ज्यादा एमएसपी की घोषणा कर दी, ठीक है। और एमएसपी जानते हैं आप, उत्पादन से पूर्व उसकी घोषणा होती है। तो सपोज सरकार ने चावल और गेहूं पे एमएसपी की घोषणा ज्यादा कर दी, अब बाकी अन्य चीजों पे कम की, तो किसान वर्ग जो उत्पादक वर्ग है वो क्या करेगा? जो चावल और गेहूं उसको उत्पादन ज्यादा कर देगा। तेल हो गया, या जैसे दलहन हो गई, तिलहन हो गई, उनका उत्पादन कम कर दिया। अब दलहन और तिलहन का उत्पादन कम हो तो क्या हुआ? उनकी कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी, ठीक है। एक दूसरा आप एग्जाम्पल लें, पर्याप्त भंडारण की कमी। अब अगर आपके पास अच्छा भंडारण नहीं है, ठीक है, आप एक जैसे आप देखते हैं कि कुछ सब्जियां, हर फल हर सब्जी का एक सीजन होता है, ठीक है, और हम क्या करते हैं, कुछ सब्जियां कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको हम साल भर हम उनकी सब कंज्यूम करते हैं, ठीक है। जैसे टमाटर और प्याज आप देखें तो हम उनका कंजम्पशन साल भर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास अच्छा भंडारण नहीं हुआ, हम इसको अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए कंजर्व या प्रिजर्व नहीं कर पाए, यानी डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो इसकी जो कीमत होगी उसमें क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इसका कारण क्या हुआ? भंडारण का अभाव, ठीक है। तीसरा हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन, अगर जैसे मानसून में परिवर्तन आ जाता है, जैसे अल नीनो ला नीनो इफेक्ट जो होते हैं ना, मानसून में जो इफेक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, यानी उत्पादन कम हुआ तो ऑब्वियसली वस्तु और सेवा के मूल्य में क्या होती है? वृद्धि हो जाएगी। सॉरी, खाद्य वस्तु के हम सापेक्ष पढ़ रहे हैं, यानी जो खाद्य वस्तु है उनके मूल्य में क्या होती है? तेजी से वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे हम देख सकते हैं कि आहार आपूर्ति श्रृंखला में कमी आ जाए। आहार आपूर्ति श्रृंखला में कमी, जैसे कि सरकार सप्लाई तो कर रही है, जो उत्पादक वर्ग है वो सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन बीच में क्या हो जाती है? कालाबाजारी हो जाती है, ठीक है। जो बिचौलिए हैं, मध्यस्थ हैं, वो इसको सप्लाई चेन को थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होती है? जो फूड है, खाद्य चीजें हैं, खाद्य वस्तुएं, उनमें क्या होती है? तेजी से वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं खाद्य मुद्रास्फीति, फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा धारणीय मुद्रास्फीति, सस्टेनेबल इन्फ्लेशन। यहां क्या होता है? जो मुद्रास्फीति दर होती है वो स्थिर और प्रबंधनीय होती है, यानी आर्थिक विकास और मुद्रास्फीति दर जो होता है, आर्थिक विकास बढ़ता है और मुद्रास्फीति दर यहाँ पे क्या होती है? स्थिर होती है, यानी इसका अर्थव्यवस्था पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई दोनों क्या होते हैं? संतुलित होते हैं, इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल इन्फ्लेशन, ठीक है। यानी मुद्रास्फीति दर को समान रूप से बनाए हुए है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, बहुत ज्यादा निम्न मुद्रास्फीति, यानी सामान्य मुद्रास्फीति की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं सस्टेनेबल इन्फ्लेशन की स्थिति, ठीक है। जैसे भारत के लिए सामान्य मुद्रास्फीति क्या है? 4%, ठीक है। ये है भारत में सस्टेनेबल धारणीय मुद्रास्फीति की स्थिति, ठीक है। इसमें हम जानते हैं कि जीडीपी में वृद्धि होती है, समृद्धि दर हमारा बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, यानी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल होगा, बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बेरोजगारी नहीं होगी, उत्पादन बढ़ेगा, सप्लाई समान हो रही है, डिमांड भी अच्छी हो रही है, तो उत्पादक वर्ग भी उत्साहित हो रहा है, ठीक है। तो ये दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, आर्थिक विकास इससे बढ़ता है, और ये क्या करती है? एक प्रकार का मुद्रास्फीति दर जो होती है वो स्थिर होती है इसमें, और ये प्रबंधनीय मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। IIB, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड,
मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का सरकारी बॉन्ड होता है, एक प्रकार का सरकारी बॉन्ड होता है। कौन? इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड। ये क्या करता है? ये जो निवेशक होते हैं उनको मुद्रास्फीति की जो अनिश्चितता होती है उससे बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उससे निवेशकों को मुद्रास्फीति की अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करती है। पहले क्या होता था जब ये मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड नहीं चला था, क्यों लाया गया? देखिए होता क्या था कि जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है, ठीक है, आपने अपने अकाउंट में 1000 रुपये जमा किए, आपको 5% ब्याज मिलना है, ठीक है। आपने देखा कि 5% के ब्याज से आपका जो पैसा है 1000 वो 1050 रुपये हो गया, ठीक है। लेकिन अब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई, ठीक है, यानी मुद्रास्फीति दर 8% हो गया, आपको ब्याज 5% मिलना है, लेकिन मुद्रास्फीति दर जो हो गई वो कितनी हो गई? 8% हो गई। आपको मिला 5% के अकॉर्डिंग आपको कितना पैसा मिला? 1050 रुपये, ठीक है। अब 1050 से अगर आप 8% निकालेंगे, मुद्रास्फीति दर निकालेंगे तो कितना आएगा? जो आपका 84 रुपये आया उसको आप घटा देंगे तो कितना आएगा? 966 रुपये। यानी आप देख रहे हैं कि आपके मूल्य में कमी आ गई। आपको जो ब्याज मिल रहा था 5% था और मुद्रास्फीति दर 8% हो गई, तो आपका पैसा तो ठीक है, आपको उतना ही मिल रहा है, लेकिन जो रुपए है, जो मूल मुद्रा है आपकी, उसमें क्या हुआ? उसमें कमी आ गई। तो उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में निवेशकों को तो हानि हो गई, फिर उनका जो पैसा था उनकी तो कीमत गिर गई। तो क्या हुआ? सरकार ने इस स्थिति से निवेशकों को बचाने के लिए 1997 में एक स्कीम शुरू की, जिससे पहले बोला जाता था पूंजी संलग्न बॉन्ड। पूंजी संलग्न बॉन्ड में क्या होता था कि जो निवेशक होते थे, जो उनका मूलधन है, ये उसको बस बचाया करता था। लेकिन 2013 में सरकार ने कहा नहीं, सिर्फ उनके मूलधन को ही नहीं, उनको जो ब्याज मिलना है उसको भी हम बचाएंगे। उसमें जो ब्याज मिलना है, जो निवेशक है उनको जो ब्याज मिलना है उसको भी हम बचाएंगे। कैसे? एग्जाम्पल से ऐसे समझिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। आप जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड जो होता है, इसका जो मूल्य होता है वो मूल्य सूचकांक से जुड़ा होता है, यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जैसे CPI, ठीक है, इससे जुड़ा होता है, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लें कि जैसे कि मुद्रास्फीति की दर आई, ठीक है, यानी CPI की स्थिति में मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 8% है, ठीक है। अब सरकार जो आपको ब्याज दे रही है, ठीक है, कर दे रही है, यानी कूपन जो दे रही है, कूपन यानी जो निश्चित कूपन दर यानी ब्याज दर है, वो कितनी है? 1.5%। तो अब दोनों को, जब संलग्न बॉन्ड की स्थिति होगी तो दोनों को ऐड करें, 8 + 1.5 कितना हो गया? 9.5%, ठीक है। तो यानी जो आपका मुद्रास्फीति जो दर है, मुद्रास्फीति दर है, वो भी आपको ब्याज के साथ संयुग्मित होकर मिलेगा, ठीक है। वो भी आपको आपके ब्याज के साथ संयुग्मित होकर मिलता है, ठीक है। किसमें? मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड की स्थिति में। अगर आपकी मुद्रास्फीति दर 5% हो जाती है तो आपकी जो कूपन ब्याज दर है, यानी ब्याज दर या कूपन दर है जो सरकार ने फिक्स कर रखा है 1.5, ठीक है, तो उसको 5% में ऐड कर देंगे तो 6.5 हो गया, ठीक है। तो जितनी भी मुद्रास्फीति अब इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को आपका जो कर है, आपका जो ब्याज दर है उसमें ऐड करके आपको मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार जो निवेशक हैं उनको जो हानि हो रही थी उच्च मुद्रास्फीति से, वो क्या हो जाती है? बच जाती है। निवेशक जो होते हैं वो संरक्षित हो जाते हैं, यानी अब वो अपना निर्णय ले सकते हैं कि उनको निवेश करना है कि नहीं। यानी उनके जो निवेशक हैं उनको उच्च मुद्रास्फीति की जोखिम से क्या करती है? मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड उनको क्या करती है? जोखिम से बचाती है। इसमें क्या होता है? जो सरकार होती है उसकी जो ब्याज देता होती है बहुत कम हो जाती है। आप देखते हैं यहाँ पे एक निश्चित ब्याज दर है 1.5%, ठीक है। यानी अगर मुद्रास्फीति की स्थिति है तो आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, नहीं है तो आपको 1.5 दर से आपको काम चलाना होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जो IIB है, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड है, ये क्या करती है? मुद्रास्फीति जो ब्याज दर है उसको मुद्रास्फीति के साथ संयुग्मित होकर मिलकर, यानी उसको ऐड करके जो निवेशक होते हैं उसको प्राप्त करते हैं, यानी निवेशकों को उच्च मुद्रास्फीति की अनिश्चितता से क्या करता है? ये बचाता है, ठीक है। और IIB से जो आपको धन प्राप्त होता है, यानी जो ब्याज प्राप्त होता है, IIB के द्वारा जो आपको ब्याज प्राप्त होता है वो क्या होता है? कर युक्त होता है, कर युक्त होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड होता है उसमें क्या होता है कि जो सरकार होती है, एक प्रकार का सरकारी बॉन्ड होता है। जो सरकार इसमें क्या करती है कि निवेशक जो होते हैं उनको मुद्रास्फीति की अनिश्चितता से, आप जानते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति में उनके मूल्य में, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है, तो उस मुद्रा के मूल्य में कमी ना आए उससे बचाने के लिए क्या करती है? जो मुद्रास्फीति की जितनी भी दर बढ़ती है उसको उनके कर में ऐड करके उनको वापस करती है। हमने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपने 1000 रुपये अकाउंट में जमा किए, 5% की दर से आपको ब्याज मिला 1050 हुए, लेकिन मुद्रास्फीति 8% हो गई, तो वही आपको रुपए की कीमत कितनी हो गई? 966, यानी 1050 रुपये के सापेक्ष 8% का आप निकालेंगे और उसको घटा देंगे फिर से 1050 में, तो कितना आ रहा है आपका? 966, यानी रुपए के मूल्य में क्या हो गई? कमी आ गई। तो ये जो रुपए के मूल्य में जो ह्रास हुआ, यानी रुपए की मुद्रा के मूल्य में जो कमी आई, उसको दूर करने की, उस अनिश्चितता को दूर करने के लिए और निवेशकों को इस जोखिम से बचाने के लिए सरकार ने मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड का प्रयोग किया, मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड जारी किया, ठीक है। इसकी शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? 1997 में, तब इसका नाम था पूंजी संलग्न बॉन्ड, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आपका इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति यहीं से आप कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट होता है। आप इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, आई होप आपसे पूरे हल हो जाएंगे, अच्छे से हल होंगे, ठीक है। 1-2 अपवाद हो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो पिछली क्लास में जो हमने कुछ टर्म्स जो हमने पढ़े, जैसे कि GDP डिफ्लेटर, ठीक है, उसके सापेक्ष हम WPI और GDP डिफ्लेटर में क्या अंतर है, ठीक है, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, फिर आज की क्लास कंप्लीट कर लेते हैं। GDP डिफ्लेटर आप जानते हैं, GDP अवस्थिति में क्या होता है कि जब मौद्रिक GDP होता है उसको हम वास्तविक GDP से डिवाइड कर देते हैं, और मौद्रिक GDP क्या होता है? जब हम GDP की गणना चालू वर्ष के मूल्य में करते हैं तो मौद्रिक GDP होती है, यानी इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव होता है।
और जब हम जीडीपी की गणना स्थिर मूल्य या आधार वर्ष के आधार पर करते हैं तो उसको बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। ठीक है, तो जब हम वास्तविक जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं मौद्रिक जीडीपी को तो हमारा जीडीपी डिफ्लेटर निकल आता है। यानी मुद्रास्फीति के प्रभाव को जब हम मौद्रिक जीडीपी से जब मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। तो जो जीडीपी डिफ्लेटर है उसमें और डब्ल्यूपीआई यानी थोक मूल्य सूचकांक में क्या अंतर है, और सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में क्या अंतर है। हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, हमने बोला था उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, हमने बोला था कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आयातित वस्तुओं को शामिल किया जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में आयातित वस्तुओं या सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता। ठीक है, इसीलिए हम दोनों को अंतर को समझते हैं कि डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं कि डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या होता है, हम जो वस्तु हैं केवल हम वस्तुओं को शामिल करते हैं, जबकि जीडीपी में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो डब्ल्यूपीआई है उसमें क्या होता है, निश्चित वस्तु और सेवाएं शामिल होती हैं, वस्तुएं बस शामिल होती हैं 697 वस्तुएं, जबकि हम देखते हैं कि जीडीपी में वस्तु और सेवाएं दोनों शामिल होती हैं। और कौन सी? निश्चित नहीं होता इसमें, यानी कोई भी वस्तु और सेवा जिसका उत्पादन घरेलू देश की सीमा में हुआ हो, घरेलू देश की सीमा में हुआ हो, वो सब जीडीपी डिफ्लेटर में शामिल हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूपीआई जिसकी गणना होती है वो मासिक आधार पर होती है, तथा जीडीपी डिफ्लेटर की जो गणना होती है वो किस पे होती है, वो तिमाही आधार पे होती है। तो ये डब्ल्यूपीआई और जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ प्रमुख अंतर है। ठीक है, आप इनको समझिएगा, याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और जीडीपी डिफ्लेटर और सीपीआई में क्या अंतर है? हम देखते हैं कि सीपीआई में भी वस्तु और सेवाएं शामिल हैं और जीडीपी डिफ्लेटर में भी या आवास्फीति में भी वस्तु और सेवाएं शामिल होती हैं। ठीक है, तो फिर अंतर क्या है? जो सीपीआई है उसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसमें आयातित वस्तुएं भी शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी आवास्फीति में, जीडीपी डिफ्लेटर में सिर्फ घरेलू देश में उत्पादित वस्तु और सेवाएं क्या होती हैं, शामिल होती हैं। सीपीआई में वस्तु और सेवाओं की संख्या क्या होती है, सीमित होती है, जबकि हमने देखा कि जो जीडीपी डिफ्लेटर होता है वस्तु और सेवाओं की संख्या सीमित नहीं होती है, यानी घरेलू देश की सीमा के भीतर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है वो सब जीडीपी डिफ्लेटर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई इन दोनों में क्या होता है, जो डब्ल्यूपीआई है उनमें वस्तु और सीपीआई वस्तु और सेवा दोनों, इनमें क्या होता है, उनका जो भारांश होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, जबकि जीडीपी डिफ्लेटर में या आवास्फीति में प्रत्येक वस्तु का अलग अलग भारांश होता है। ठीक है, हमने इसको इसलिए जाना जीडीपी डिफ्लेटर और मुद्रास्फीति के सापेक्ष डब्ल्यूपीआई और सीपीआई को, हम जानते हैं कि जो जीडीपी है उसकी गणना तिमाही आधार पे होती है। ठीक है, जबकि मुद्रास्फीति की गणना मासिक आधार पे होती है। यही कारण है कि अधिक विस्तृत और तार्किक होने के बावजूद भी हम मुद्रास्फीति की गणना में जीडीपी डिफ्लेटर का प्रयोग नहीं करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, हम देखते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर का जो फॉर्मूला होता है, देखा, मौद्रिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी, यानी अंश और हर। अंश में क्या होता है, मौद्रिक जीडीपी, हर में क्या होता है, वास्तविक जीडीपी। ठीक है, तो अगर हर बड़ा है, हर अगर बड़ा है, अगर आप भाग देने वाली संख्या बड़ी है तो क्या होगा, अंश में अगर भाग, तो जो भागफल प्राप्त होगा जो वो क्या होगा, कम प्राप्त होगा। ठीक है, यानी अगर वास्तविक जीडीपी ज्यादा है, ठीक है, तो मौद्रिक जीडीपी में मुद्रास्फीति का प्रभाव बहुत नगण्य दिखेगा। ठीक है, अगर आपका मौद्रिक जीडीपी बहुत ज्यादा है, वास्तविक जीडीपी बहुत कम है, तो मुद्रास्फीति का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखेगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति आती है कि मौद्रिक जीडीपी या वास्तविक जीडीपी दोनों बराबर है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में जीडीपी जो डिफ्लेटर होगा 1 होगा। ऊपर और नीचे अंश और हर में समान संख्याएं हो, आप डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। नहीं समझ में आया हो, आप आराम से फिर से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा पॉज करके। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। ठीक है, एक्सचेंज रेट की क्लास एक क्लास में हाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बजट पढ़ेंगे। ठीक है, और आप बहुत अच्छे से बजट पढ़िएगा, आप पूरा समझ पाएंगे बजट कैसे बनता है, कैसे सरकार अपनी नीतियों का प्रयोग करती है, बजट बनाती है, आप सब कुछ बजट के बारे में समझ पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।